हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हम लोग अंकित सर बुक को कवर कर रहे हैं, जिनमें से साइंस का इंक्लूडेड किया गया है। साइंस में से हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं और यह स्पेशल बुक जो है सो आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशलिस्ट है। इस बुक से अनुसार ये होता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और अधिकतर एग्ज़ाम में ये होता है कि यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो वहीं क्वेश्चन से जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए। निम्नलिखित में से किसने दृश्यमान विकिरण की खोज की थी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होता है। तो दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। और हम लोग चलिए देखते हैं कि आइजैक न्यूटन ने दृश्यमान विकिरण की खोज की थी। तो एक्स किरणें की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? बेतार टेलीग्राफी का खोज किसने किया था? ये सारा क्वेश्चन जो बनता है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइजैक न्यूटन ने दृश्यमान विकिरण का खोज किया था। एक्सरे किरण का खोज किसने किया था? तो विल्हेम रॉन्टेंजन ने किया था। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने किया था। बेतार टेलीग्राफी का खोज किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है? तो हमने पहले भी बात किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। तो अल्ट्रासाउंड जो है क्या है? यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग के बारे में सही है? यानी कि कौन सा कथन जो है सो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंग क्या होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और प्रकाश तरंग क्या होती है? तो प्रकाश तरंग भी जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो होती है सो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है सो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आंसर देख देख के बता रहा हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत ना, आप यहाँ पे आंसर दिया है अच्छी बात है, लेकिन आप लोग सटीक पढ़िएगा, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण जो होती है वह किस में होती है? वह सभी माध्यमों में हो सकती है, जैसे कि ध्वनि तरंग हो गया। और आगे बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का संचरण जो होती है वह किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाया जाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, ठीक है। तो आवृत्ति जो है आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है। तो आवृत्ति को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन या कंपन या चक्र पूर्ण करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि आवृत्ति इक्वल टू होता क्या है? या आंसर या सूत्र पूछ देता है कि आवृत्ति इक्वल टू आवर्तकाल होता है। ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वह हर्ट्ज होता है। अब हम लोग बात करते हैं तरंग का आयाम जो होता है वह क्या होती है? तो तरंग का आयाम, जैसे कि एक तरंग लंबाई के बराबर की दूरी होती है, नहीं, ठीक है। तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि देख सकते हैं माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई दूरी अधिकतम दूरी, ठीक है। माध्यम के कणों के द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी जो होती है वही तरंग का आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य शब्दों में हम लोग यहाँ देख सकते हैं
यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें कि आवृत्ति बराबर जो होती है वह क्या होती है, 1/आवर्तकाल। ठीक है, 1/आवर्तकाल। तो यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाई जाती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो तरंगदैर्घ्य पर जो होगा सो कमी आएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो इसका तरंगदैर्घ्य में कमी आती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि विद्युतीय चुम्बकीय तरंग जो होती है गामा किरणें, उसका तरंगदैर्घ्य जो होती है वह सबसे कम होती है। और यदि ज़्यादा बात करें कि जैसे कि बात करेगा कि विद्युतीय चुम्बकीय तरंग जो गामा किरणें हैं उसका रेंज जो होती है, तरंगदैर्घ्य जो होती है सो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। एक्सरे किरणें का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होती है वह कितना होती है, तो वो होती है 10⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो से किस किस टाइप से पूछा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। देखिए अभी हम पहले बताए थे कि उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो वही फॉर्मूला देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच जो संबंध होता है वह क्या होती है, तो आवृत्ति इक्वल टू क्या होती है, तो आवृत्ति इक्वल जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एन से, तो 1/आवर्तकाल। तो फॉर्मूला कहाँ पे है, तो 1/आवर्तकाल। तो अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। ठीक है, ध्वनि यानी कि साउंड के किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की एसआई मात्रक को जो नाम दिया गया है वह किसने, तो हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होती है वह हर्ट्ज होती है। यह जर्मन भौतिक वैज्ञानिक कौन था, तो हेनरिक रोनाल्ड था। हेनरिक रोनाल्ड हर्ट्ज के नाम पर इसका साउंड का जो आवृत्ति एसआई यूनिट जो दिया गया है वह हर्ट्ज से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, तो ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि जो है वह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। इस टाइप से सारा क्वेश्चन जो इससे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ध्वनि तरंग जो होती है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होती है। ध्वनि जो होती है निर्वात में क्या नहीं कर ध्वनि। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग जो से क्या है, तो ध्वनि तरंग एक प्रकार की आंतरिक तरंग है। ठीक है, यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम उपस्थित नहीं होती है। इसलिए मनुष्य के लिए ध्वनि का सर्वैपराश जो होती है लगभग कितना होती है, यानी मनुष्य जो सुनने की क्षमता जो होती है उसका परास जो होती है सो कितना होती है, तो 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से की ओर। अगला क्वेश्चन से समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन जो कैसे पूछा जाता है, यानी कि सर्वैपराश। ठीक है, सर्वैपराश हम लोग क्या करते हैं, देखिए तरंग जो होती है सो 3 प्रकार की तरंग होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यह सर्वे तरंग जो होती है उसका सुनने का जो क्षमता होती है 20
HZ से नीचे होती है, मनुष्य के कानों द्वारा इन्हें सुना नहीं जा सकता है। यानी कि मनुष्य जो से जब साउंड जो उसका आवृत्ति जब रहेगी, ध्वनि की आवृत्ति जब रहेगी साउंड की 20 HZ से कम रहता है, तब वह मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है। अब जो सर्वे तरंग जो होती है उसका आवृत्ति होती है 20 HZ से 20,000 तक, ये मनुष्य के कानों द्वारा सुना जाता है। अब जो प्रासर्वे तरंग जो होती है 20,000 HZ से अधिक, तो इसके मनुष्य के कानों द्वारा भी सुना नहीं जा सकता है, मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता। लेकिन इसे किसके द्वारा सुना जा सकता है? चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या क्या करते हैं, ये सब जितना है चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर इन्हें सुन सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? तो ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को ऐसा करता है, यानी कि ऐसा करता है। ठीक है, लैम्डा। तो लैम्डा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वे सीमा लगभग कितना होती? तो अभी डिस्कस किए थे कि 20 HZ से 20,000 तक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 20 HZ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। आगे देखते हैं। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में सहायता करती है। तो चमगादड़ अभी क्या बोले थे कि जो प्रासर्वे तरंग जो होती है, प्रासर्वे तरंग जो उसका आवृत्ति होती है 20,000 HZ, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो जो इसका जो रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में सहायता जो करती है, कौन करती है? तो प्रासर्वे तरंग करती है। तो प्रासर्वे तरंगों की आवृत्ति जो होती है सो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। प्रासर्वे तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा भी होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है चमगादड़ से। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती है। चमगादड़ जो है वह अंधेरी रातों में उड़ सकती है तथा अपना शिकार भी कर सकती है। क्योंकि चमगादड़ जो होती है वह प्रासर्वे तरंगे चमगादड़ प्रासर्वे तरंगे निकालती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमगादड़ कौन सा तरंग को उत्पन्न करती है? तो प्रासर्वे तरंग को चमगादड़ उत्पन्न करती है, जो शिकार अथवा अवरोधक से टकराकर परिवर्तित होने के पश्चात चमगादड़ के कानों तक अभिगृहित की जाती है, जिससे चमगादड़ उसकी स्थिति एवं चित्र का अंदाज़ा लगा सकती है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो समझिएगा, जब ठोस है, मान लीजिए ठोस है, और ठोस से जब गैस में जाता है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाता है, तो ध्वनि की चाल जो होती है वह कम होती है, तो यानी कि घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो होती है ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि तरंग की संचरण जो होती है सभी माध्यम में होती है, ठोस, द्रव एवं गैस में होती है, में संभव होता है। निर्वात के अतिरिक्त, यानी कि निर्वात को छोड़कर निर्वात में नहीं होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, द्रव में ध्वनि की चाल गैस के सापेक्ष अधिक एवं ठोस के सापेक्ष कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ठोस ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। और सबसे कम किस में होती है? और द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की सापेक्ष अधिक और थोड़ा कम होता है द्रव में, उसके बाद सबसे कम होता है गैस में। तो
ठोसों के सापेक्ष कम होती है। अब हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाने समय ध्वनि की चाल जो होती है वह घट जाती है। तो बिल्कुल होती है। तो क्वेश्चन ध्वनि की चाल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो होती है वह कितना होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा रिपीट होते रहता है कि समुद्र जल में ध्वनि की चाल जो होती है वह 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान दीजिएगा, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम लोग सारे को कवर कर देंगे कि ध्वनि की चाल जो होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल समुद्री जल में पूछेगा। जैसे पूछा समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो होता है 1531 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि की चाल जो होती है वह 0 डिग्री, यानी कि ध्वनि की चाल वायु यानी गैस में जो होती है सो 332 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा तो 346 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल जो होती है सो 0 डिग्री पर 1269 मीटर पर सेकंड होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर पर सेकंड होता है। ऑक्सीजन गैस में जो होती है सो नहीं होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रभाव नहीं होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 316 डिग्री पर मीटर पर सेकंड होता है। अब देखते हैं अशुद्ध जल, यानी कि जो अशुद्ध जल है, जल शुद्ध नहीं है, तो अशुद्ध जल में जो ध्वनि की चाल जो होती है सो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1493 मीटर पर सेकंड होती है और 25 डिग्री सेल्सियस पर 1498 मीटर पर सेकंड होती है। समुद्री जल में चाल पूछेगा ध्वनि का तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1533 मीटर पर सेकंड होती है और 25 डिग्री सेल्सियस पर 1531 मीटर पर सेकंड होती है। अब ठोस में देखते हैं तो 3130 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 25 डिग्री सेल्सियस पर 5950 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ध्वनि के वेग के बारे में। तो ध्वनि का वेग जो होती है वह किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि का वेग जो होती है वह सर्दियों की अपेक्षा जो होती है गर्मी में अधिक होती है। कैसे होती है आप समझिएगा, जिस तरह से देखिएगा कि कहीं पे डीजे वगैरह बजती है, ठीक है, कहीं पे डीजे वगैरह बजती है तो रात में जो साउंड जो होता है ध्वनि का वह अधिक होता है, ठीक है, वह ज़्यादा दूर तक जाता है और दिन में कम दूर तक जाता है। तो आप समझिएगा कि ध्वनि का वेग जो होती है वह सर्दियों में कम होता है और गर्मियों में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ध्वनि का वेग जो होती है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है। क्योंकि ठंडी वायु की अपेक्षा जो होती है गर्म वायु का ध्वनि का वेग अधिक होता है, यानी ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु में ध्वनि का वेग जो होती है वह अधिक होती है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा, तो 0.61 मीटर पर सेकंड जो होती है उसका वेग बढ़ जाती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल जो होती है वह कितनी होती है। तो चलिए बात करते हैं, 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, कौन सी कथन गलत है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अभी हम लोग क्या बात किए थे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर तो
25 डिग्री सेल्सियस और बात किए थे, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ध्वनि की चाल के बारे में। तो ऑक्सीजन में गैस में ध्वनि की चाल जो होती थी वह 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, 316 मीटर पर सेकंड था। और अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो था वह 1498 मीटर पर सेकंड था। तो ऑप्शन इसका दोनों सही हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है।